नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम छठी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकों को जाने। रेशमा, ये है रेशमा। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना पसंद है, इसीलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। यह है कंपास यंत्र। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं, ये है पेन, ये मोबाइल कवर और ये कंपास है, ये फ्रिज और ये अलमारी। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी क्रमिक चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 दर्शाए गए हैं। यह छड़ चुंबक की, यू आकार की चुंबक, ये वलय चुंबक। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चुंबक चिपकते हैं? चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1। आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक एक करके अपनी सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। तालिका 4.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। वस्तु का नाम, पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य। चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ, नहीं। पूर्वानुमान और अवलोकन। जैसे वस्तु का नाम है पेंसिल और पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, यह लकड़ी से बनी है। इरेजर यानी कि रबर से ही बना है। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी
चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? 4.2.1 ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा रेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि रेतन का क्या होता है। क्या आप रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसे कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है, और ये चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। ये है चुंबक, एक चुंबक से चिपका हुआ रेतन। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक आधा भाग इसे लटकाए। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिह्नित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरा रहता है। ये है बच्चों, ये चित्र स्वतंत्र रूप से लटका छड़ चुंबक। यह वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसीलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरा है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जानने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं।
स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती है। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबक की सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। और अधिक जाने क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 क में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचे। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाए। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाए जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लौह रेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लौह रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराए कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? चित्र 4.7 ख पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी एन और दक्षिणी एस ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक I व चुंबक प्रथम या चुंबक द्वितीय के रूप में चिह्नित करते हैं। चुंबक फर्स्ट के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.8 क में दिखाया गया है। अब चुंबक सेकंड का
यानी कि द्वितीय का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक प्रथम के सिरे के पास लाए। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक द्वितीय का दूसरा सिरा को चुंबक प्रथम के उसी सिरे के पास लाए, जैसे चित्र 4.8 में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक प्रथम गतिमान को जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? चुंबक प्रथम और यह है चुंबक द्वितीय और यह है चुंबक द्वितीय। दो क्षर चुंबकों के बीच परस्पर क्रिया। आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसे प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। क्रियाकलाप 4.6 आइए प्रयोग करें। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक ले, एक क्षैतिज सतह और चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाए। चित्र 4.9 में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? दिक्सूचक सुई और एक छड़ चुंबक। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाएं। चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। तालिका 4.2 अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। क्रमांक संख्या चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री और अवलोकन। यह चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई की विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। 4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबक का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह है चुंबकीय माला बच्चों।
क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को लगाकर स्टील की गेंदें बुलबुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? क्या पानी में घिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी अंगुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? यह है भूलभुलैया में स्टील की गेंदें। ये है गेंदें बच्चों स्टील की। और चित्र 4.13 है पानी में स्टील पेपर क्लिप। ये है पानी में स्टील पेपर क्लिप। 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेगी या एक दूसरे से दूर हो जाएगी? माचिस की डिब्बियों से बनी दो कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो। मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो। दो चुंबक के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो। नर्म लोहे के टुकड़े हो और लकड़ी का टुकड़ा। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। मुझे गरम मत करो और गिराओ मत। मुझे हथौड़े से मत पीटो। मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। और हम आगे का अध्याय दूसरी क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके बाय बच्चों।